Hello students, in today's class we are going to learn 10th standard हिंदी लेसन नंबर 10 बूढ़ी काकी। ये यूनिट 2 का है, दूसरी इकाई का है। ये कमेंट्स पे ही ये वीडियो बना रही हूँ मैं। ऑलरेडी सारे क्वेश्चन आंसर के वीडियो अपलोडेड हैं, आपके हर एक सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर अपलोडेड हैं। प्लेलिस्ट में चेक करेंगे आपको मिल जाएगा। ये वीडियो भी आपको मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखना है। इवन हर वीडियो आपको मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखना है ताकि क्लियर दिखाई दे। अदरवाइज आपके कमेंट्स आने लगते हैं कि वीडियो ब्लर है। बिल्कुल भी ब्लर नहीं है, एकदम क्रिस्टल क्लियर सारे वर्ड्स हैं। चलिए यहाँ पे समझते हैं। पहले हम पाठ परिचय हम जो इस पाठ के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद, उनके बारे में समझते हैं। इनका जन्म 1880 लमही उत्तर प्रदेश में हुआ था। मृत्यु भी वाराणसी उत्तर प्रदेश में ही है। परिचय: अप्रतिम कहानीकार, यानी बहुत अच्छी ये अप्रतिम यानी श्रेष्ठ कहानीकार है, यानी बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ इन्होंने लिखी है। और उपन्यासकार भी हैं। उपन्यासकार यानी नॉवेल भी इन्होंने बहुत सारे लिखे हैं, जैसे गबन गोदान, बहुत सारे उपन्यास इन्होंने लिखे हैं। इनको उपन्यास का सम्राट भी कहा जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्होंने लिखा है। बाल्यकाल से ही आपने लेखन कार्य प्रारंभ कर दिया था, बचपन से ही। आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य में आप कहानी के पितामह कहे जाते हैं। आपकी कहानियों उपन्यासों में शोषित किसान, मजदूर, स्त्रियों आदि की समस्याओं का विस्तृत चित्रण मिलता है। सही बात है, पढ़ोगे तो आपको खुद पता चलेगा। ये सारी उनकी रचनाएं हैं और यहाँ पे लिखा भी, जैसे देखो ये गबन गोदान, ये सब इनका उपन्यास है। अभी जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं गद्य संबंधी, तो यहाँ पे देखिए दिया गया है। यहाँ पे इस चैप्टर में क्या है कि प्रस्तुत वादा खिलाफी, कैसे लोग क्या करते हैं समाज में व्याप्त यानी फैला हुआ वादा खिलाफी, कि चलो मैं आपकी सेवा करूंगा, आप मुझे अपना खेत बाड़ी, आपका जो भी है ज़मीन जायदाद मुझे लिख देना। ऐसे लोग करते हैं, तो ये वादा खिलाफी करते हैं, बाद में उनकी सेवा नहीं करते, बाहर निकाल देते हैं, वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, अनाथाश्रम में छोड़ देते हैं। वृद्धों के प्रति तिरस्कार यानी अपमान की भावना पर जोरदार प्रहार किया है, यानी यहाँ पे उन्होंने उसकी आलोचना की है, बुराई की है। यहाँ कहानीकार ने बुजुर्ग जनों के मन का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते उनके प्रति आदर भाव रखने हेतु प्रेरित किया। यानी कि मनोवैज्ञानिक विश्लेषण यानी कि उनके मन की, कैसे हम कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं उनकी तरह ही बूढ़े भी हो जाते हैं, यानी जो बुढ़ापा होता है वो बचपने की तरह होता है। बचपने में जैसे हमें अच्छी अच्छी चीज़ें खाने का शौक़ होता है, हम ज़िद्दी रहते हैं बचपन में, बुढ़ापे में भी कुछ उसी तरीके से हो जाते हैं। चलिए आते हैं चैप्टर पे। ओके, बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है, जो मैंने अभी आपको बताया। बुढ़ापा बहुधा यानी ज़्यादातर, बचपन का पुनरागमन यानी पुनः आगमन, वापिस से किसका आगमन हो जाता है, बचपन का। यानी बुढ़ापा अक्सर बचपन का, जो बुढ़ापा हमारा होता है वो बचपन के जैसा हो जाता है, जैसा ऐसा लगता है कि हमारा बचपन फिर से आ गया है। इसीलिए बोला गया है बुढ़ापा ज़्यादातर बचपन का पुनरागमन हुआ करता है, ऐसा लगता है कि बचपना वापस से आ गया है। बूढ़ी काकी में जिह्वा स्वाद के सिवा और कोई चेष्टा शेष न थी और न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने के लिए रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा ही। बच्चे भी तो यही करते हैं, जब उनको कोई चीज़ चाहिए होता है तो वो सिर्फ रोते हैं, कोई चीज़ उनसे छीन लो तो वो रोते हैं कि हमें वापस से मिल जाए। वही बूढ़ी काकी में भी वो चीज़ थी, जीवा स्वाद यानी अच्छी अच्छी चीज़ें खाने का। जीवा स्वाद यानी जीभ के स्वाद के अलावा, सिवा यानी अलावा, और कोई चेष्टा और कोई कोशिश उनकी बची नहीं थी, और कोई उनके मन में कुछ नहीं था। सिर्फ क्या था, जीवा स्वाद, अच्छा अच्छा खाने को मिले, और अपने कष्टों की ओर, जब उनको जो भी कष्ट होता था उसकी तरफ आकर्षित, यानी लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, अपनी तरफ कि लोग मेरी तरफ देखें, मेरी भावनाओं को समझे, मेरे कष्टों को समझे, उसके लिए उनके पास रोने के अलावा कोई दूसरा सहारा नहीं था। समस्त इंद्रियां यानी हमारे जो सेंसेस होते हैं, हमारे जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, नेत्र, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। पृथ्वी पर पड़ी रहती और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते, यानी पृथ्वी पर, ज़मीन पर ऐसे ही पड़ी रहती थी दिन भर वो, और उनके घर वाले कोई भी बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते। प्रतिकूल यानी उल्टा ही करते,
जो उनको चाहिए वो नहीं करते थे, जो उनको नहीं चाहिए वही करते थे। यानी कि उनका जो मर्जी होता है वो कुछ नहीं करते थे, वो अपनी मनमर्जी चलाते थे। उसको बोलते हैं प्रतिकूल, यानी एकदम विपरीत करना, उल्टा करना उसके। भोजन का समय टल जाता या उसका परिमाण पूर्ण होता अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और न मिलती तो ये रोने लगती थी। बूढ़ी काकी क्या करती थी, अगर भोजन का समय जैसे 12 बजे का है, उनको नहीं मिला उस टाइम पे, या जितना खाना उनको चाहिए होता था उतना परिमाण नहीं होता था, 2 रोटी चाहिए था 1 ही मिला, 4 रोटी चाहिए था 2 ही मिला, तो जब वो परिमाण पूर्ण न होता, पूरा न होता, परिमाण यानी मात्रा, या फिर अथवा बाज़ार से कोई वस्तु चीज़ आती और उनको नहीं मिलता, वो देखती तो रोने लगती थी। उनका रोना सिसकना साधारण रोना न था, वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थी, चिल्ला चिल्ला कर रोती थी बच्चों की तरह। उनके पतिदेव को स्वर्ग सिधारे कालांतर हो चुका था, यानी काफ़ी समय हो चुका था। बेटे तरुण हो होकर चल बसे थे, तरुण यानी जवान होकर चल बसे थे, जवानी में ही मर गए थे। अब एक भतीजे के सिवाय और कोई न था। भतीजे यानी कैसे, जैसे उनके बेटे का उनके भाई का लड़का, बूढ़ी काकी के भाई का लड़का भतीजा, उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी, प्रॉपर्टी लिख दिया। लिखाते समय भतीजे ने खूब लंबे चौड़े वादे किए, किंतु वे सब वादे केवल कूली डिपो के दलालों के दिखाए हुए सब्जबाग थे। कूली डिपो के दलालों के दिखाए हुए यानी कैसे, यानी कि सिर्फ इसका मतलब क्या है, ये इसका मतलब क्या है कि सिर्फ सपने दिखाना। कूली डिपो के दलालों के दिखाए हुए सब्जबाग यानी कि सिर्फ और सिर्फ दिखावा था, यानी दिन में सपने दिखाना। यद्यपि हालांकि उस संपत्ति की वार्षिक आय जितनी उनकी संपत्ति थी उसकी वार्षिक आय यानी 1 साल में 150-200 रुपये से कम न थी। जितनी उनकी संपत्ति थी उस टाइम पे, इतनी पुराने टाइम पे 150-200 रुपये, अगर हर साल, जैसे मान लो कि ये ज़मीन है, ठीक है, इस ज़मीन को किसी को भाड़े पे दिया, यहाँ पे वो जो तो अनाज उगाओ, तो इसका कोई भी उनको 150-200 आराम से दे देता हर साल। तो वही बोला गया 150-200 रुपये कम न थी, वार्षिक आय, हर साल की इनकम। फिर भी बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था, खाना भी ढंग से नहीं मिलता था। इसमें उनके भतीजे पंडित बुद्धिराम, उनके भतीजे का नाम क्या है, पंडित बुद्धिराम। पंडित बुद्धिराम का अपराध यानी गलती था, उनका क्या अपराध था, क्या गलती थी, अथवा उनकी अर्धांगिनी यानी कि पंडित बुद्धिराम की वाइफ श्रीमती रूपा का इसका निर्णय करना सहज नहीं। यानी कि इसमें उनके भतीजे पंडित बुद्धिराम का अपराध था अथवा उनकी अर्धांगिनी श्रीमती रूपा का इसका निर्णय करना सहज नहीं था। यानी कि 100-150-150-200 रुपये जो उनकी वार्षिक आय थी, इनकम थी, उसके मतलब उसके बावजूद भी उनको भरपेट खाना तक नसीब नहीं होता था। तो इसमें गलती किसकी थी, पंडित बुद्धिराम का या उनकी वाइफ का, इसको बताना या उसको कहना किसकी गलती है, उसका निर्णय करना सरल नहीं कि किसकी गलती है। बुद्धिराम स्वभाव के सज्जन थे, स्वभाव से तो वो सज्जन थे। क्यों बोला गया कि इसका निर्णय करना सहज नहीं, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे देखो बुद्धिराम स्वभाव के सज्जन हैं, ठीक है, उनका बिहेवियर ठीक है, लेकिन उसी समय तक जबकि उनके कोष पर कोई आँच ना आए, यानी उनके पैसे पर कोई बात ना आए। रूपा स्वभाव से तीव्र थी, सही, स्वभाव से तो बहुत उखड़ी हुई थी, लेकिन ईश्वर से डरती थी। अतएव इसीलिए बूढ़ी काकी को उसकी तीव्रता उतनी न खलती थी जितनी बुद्धिराम की भलमनसाहत। क्यों भलमनसाहत, क्योंकि वो स्वभाव से तो सही था, लेकिन जब उसके पैसे की बात आती थी, क्योंकि पैसे से ही तो खाना पीना आएगा, पैसे से ही तो रोटी आएगी, पैसे से ही तो सारी चीज़ें, और उनको वही चीज़ नहीं मिल रही है, तो उसकी किचकिच वो सुन लेती थी, सह लेती थी। लेकिन ये जो भलमनसाहत जो सज्जन स्वरूप थे, लेकिन ये जो पैसे के लिए इतना, इनको पैसे का जैसे ही कुछ होता था तो उनको प्रॉब्लम हो जाती थी। तो ये चीज़ बुद्धिराम की ना बूढ़ी काकी को नहीं सुहाता था, काकी को अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उसकी वजह से तो वो ढंग से खा पी नहीं पाती थी, और वो भले से किटकिट करती थी उसकी वाइफ, लेकिन कम से कम भगवान से डरती थी कि अगर खाना पीना नहीं दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा, भगवान भी पाप देंगे,
इस तरीके से वो इस बात से डरती थी। लेकिन बुद्धिराम अपने पैसे की बात से ही चिढ़ जाता था, इसलिए ढंग से उनको खाना नहीं देता था। बुद्धिराम को कभी कभी अपने अत्याचार का खेद होता था, दुख होता था। विचार थे कि इसी संपत्ति के कारण मैं इस समय भलमानुष बन बैठा हूँ, यानी अच्छा मनुष्य बन बैठा हूँ, यानी बहुत ही इज्जतदार बन बैठा हूँ। इनकी काकी की संपत्ति के कारण ही लड़कों को बुढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है। और फिर जब माता पिता का यह रंग देखते तो वे बूढ़ी काकी को और सताया करते थे। अब बच्चे क्या करते हैं, बुढ़ों से वो स्वाभाविक रूप से उनको विद्वेष होता है, क्योंकि मतलब उनको पसंद नहीं आते बूढ़े लोग। जो बच्चे होते हैं चिढ़ाते हैं, उनको परेशान करेंगे, तंग करेंगे। और जब उनके माँ बाप ही उनको इस तरीके से उनकी उपेक्षा करेंगे, उस बूढ़ी काकी को अवॉइड करेंगे, आप बुजुर्गों का सम्मान नहीं करेंगे, तो फिर बच्चे क्या ही करेंगे, वो तो और ज़्यादा परेशान करेंगे। तो बूढ़ी काकी को और सताया करते थे बच्चे। कोई चुटकी काट कर भागते, यानी कोई उनको ऐसे चुटकी यानी पिंच करके भागता, उनको दुख तकलीफ होती। फिर कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता। कितनी गलत बात है, मुंह में पानी डाल के कोई कुल्ली कर देगा। काकी चीख मार कर रोती। हाँ, काकी क्रोधातुर होकर बच्चों को गालियां देने लगती तो रूपा घटनास्थल पर आ पहुंचती। यानी कि रूपा तब तक कुछ नहीं बोलती थी जब तक उसके बच्चे उसको परेशान करते थे काकी को। लेकिन जब जैसे ही वो काकी गालियां देने लगती थी, बेचारी कुछ तो कर सकती नहीं थी, आंखों से तो देख नहीं सकती थी, हाथ पैर काम नहीं करते थे उतने, तो जब वो कुछ नहीं कर पाती तो गालियां देती थी। और जब वो गालियां देने लगती थी तो रूपा फटाक से उस घटनास्थल पर, उस जगह पर आ पहुंचती। इस भय से काकी अपनी जिह्वा कृपाण का कदाचित ही प्रयोग करती थी। अब इस डर से काकी की रूपा आके किचकिट किचकिट करने लगेगी, चिल्लाने लगेगी, क्योंकि वो जवान से बहुत कड़वी थी। तो अपनी जिह्वा कृपाण यानी गाली गलौज दे रहे हैं तो जिह्वा कृपाण क्या होता है, एक तरीके का कटार होता है ना, इस तरीके का कटार होता है। तो इसीलिए यहाँ पे जिह्वा कृपाण बोला, यानी कि बोलते हैं कि जिह्वा की भी बात बड़ा चोट करती है, बड़ा घाव देती है, इसलिए कृपाण की तरह इसे यूज़ किया गया है। कि जब ऐसी गालियाँ देने लगती थी तो वो रूपा को खल जाती थी, बहुत चोट लगता था उसके दिल को, इसलिए यहाँ पे जिह्वा कृपाण बोला गया है। कदाचित कभी कभार ही प्रयोग करती थी। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी को अनुराग यानी प्रेम था, प्यार था, तो वह बुद्धिराम की छोटी लाडली थी, छोटी लड़की लाडली थी। एक छोटी सी बेटी थी बुद्धिराम की, जो कि वो काकी से सही थी, काकी के लिए सही थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के भय से अपने हिस्से की मिठाई चबैना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी, यही उसका रक्षागार था। लाडली क्या करती थी, दोनों भाई जो उसके थे, दोनों ही बहुत शरारती थे, मस्तीखोर थे। तो उनके डर से अपने हिस्से का, मतलब अगर कुछ 3 सामान बांटे, मतलब तीनों भाई बहन में बांटे गए, तो ये जो लाडली थी वो अपना सामान बचा रहे, नहीं तो इसका भी छीन के ये दोनों खा जाएंगे। इसलिए ये बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाती थी, ताकि बूढ़ी काकी के पास आएंगे तो बूढ़ी काकी डांटेगी, गाली देगी, इसके लिए हमेशा उसके पास बैठ के खाया करती थी। और यही उसका रक्षागार था, यानी यही उसको बचाता था ये चीज़। रात का समय था, एक टाइम की बात बता रहे भी। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी, यानी कुछ तो है। और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वादन कर रहा था। विस्मयपूर्ण यानी आश्चर्यचकित होके, आश्चर्यपूर्ण नेत्रों से यानी सरप्राइज होके गाना चल रहा है, उसका रसास्वादन यानी उसका आनंद ले रहे थे लोग। चारपाइयों पर मेहमान विश्राम कर रहे थे, यानी खटिया जो होती है चारपाई, उस पे मेहमान गेस्ट विश्राम यानी रेस्ट कर रहे थे। दो एक अंग्रेजी पढ़े हुए नवयुवक इन व्यवहारों से उदासीन थे। उदासीन यानी उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था, उदासीन थे यानी यहाँ पे वो बिल्कुल भी रुचि नहीं ले रहे थे। तो दो एक अंग्रेजी पढ़े लिखे थे, उनको ये सारे गाने बजाने उनको पसंद नहीं आ रहा था। वे इस गंवार मंडली में बोलना अथवा सम्मिलित होना अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल यानी उसके अगेंस्ट समझते थे कि क्या इन लोगों में, ऐसे गंवारों में क्या नाचना गाना, मेरे को पसंद नहीं है, हम तो अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग हैं। तो वो अपनी प्रतिष्ठा के, अपनी इज्जत के खिलाफ समझते थे इन चीज़ों को, इसलिए वो उदासीन थे, साइड में बैठे हुए। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया था, यानी बुद्धिराम का जो बड़ा लड़का था उसका नाम क्या है, मुखराम, उसका क्या आया है, तिलक आया है। यानी शादी के पहले जो चढ़ाया जाता है लड़की की तरफ से लड़कों के लिए, तिलक, यह उसी का उत्सव था, उसी का सेलिब्रेशन चल रहा था। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थी और रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी, यानी बुद्धिराम की वाइफ प्रबंध में यानी उसके मैनेजमेंट में बिजी थी। भट्टियों पर कड़ाह चढ़ रहे थे,
यानी जब खाना बनता है तो हम देखते हैं शादियों में क्या होता है, बड़ी बड़ी भट्टियाँ होती हैं, उस पर खाना पक रहा होता है। एक में पूड़ियाँ कचौड़ियाँ निकल रही थी, दूसरे में अन्य पकवान बन रहे थे। एक बड़े हंडे में, हंडे यानी बड़ा सा मटकी जैसा होता था जो होता है, हंडे में मसालेदार तरकारी यानी सब्जी पक रही थी। घी और मसाले की क्षुधापूर्वक, क्षुधावर्धक यानी क्षुधा यानी भूख, वर्धक यानी बढ़ा देने वाली, भूख को बढ़ा देने वाली सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में, अपने कोठरी यानी छोटे से घर में, शोकमय यानी दुख में विचार की भांति, विचार की तरह बैठी हुई थी। यह स्वाद मिश्रित सुगंध उन्हें बेचैन कर रही थी। जो खाने की खुशबू थी ना, उनको बेचैन कर रही थी। आह कैसी सुगंध है, अब मुझे कौन पूछता है। जब रोटियों ही के लाले पड़े हैं, तब ऐसे भाग्य कहाँ कि भरपूर पूड़ियाँ मिले। यानी बेचारी सोच रही है, अब मुझे कौन पूछेगा, कितनी अच्छी सुगंध है, अब तो रोटी ही नहीं नसीब हो रही है, तो भला पूड़ी कचौड़ी मुझे कौन ही देगा। यह विचार कर उन्हें रोना आया, कलेजे में हूक सी उठने लगी, परंतु रूपा के भय से उन्होंने फिर मौन धारण कर लिया। वो चाहती थी किसी को बोलना, कहना कि मुझे भी चाहिए खाना, या जाना चाहती थी, पर रूपा इतना किटकिट करती थी, इतना चिल्लाती थी कि फिर से वो शांत हो गई, मौन धारण कर लिया, यानी चुपचाप हो गई, वो कुछ नहीं बोली। कलेजे में हुक सी उठना यानी एक बोलते ना, कलेजे में दर्द उठना, तकलीफ उठना। फूल हम घर में भी सूंघ सकते हैं, परंतु वाटिका में कुछ और बात होती है। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई में चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कड़ा के पास आ बैठी। यानी बोलती हैं कि यहाँ पे मुझे 2-4 पूड़ी कचौड़ी आ जाएगा, उसकी बात अलग है, लेकिन जहाँ बन रहा है वहाँ पे जाके, जहाँ पे लोग खा रहे हैं वहाँ पे जाके बैठ के खाने में ही आनंद कुछ और है। इसीलिए बोला है, फूल तो हम घर पर भी सूंघ सकते हैं, लेकिन वाटिका में, बगीचे में जाके सूंघने की बात ही कुछ और होती है। जब जहाँ बगीचा है वहाँ जाने में, उसका आनंद लेने में कुछ अलग ही बात है। वही यहाँ पे एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि फूल यानी अगर 2-4 पूड़ी उनके पास आ जाए तो उसका अलग चीज़ है, लेकिन जहाँ बन रहा है, जहाँ लोग खा रहे हैं, वहाँ जाके खाने में बात ही अलग होता है। ऐसे सोचते सोचते वो हाथ के बल, क्योंकि उनका पैर काम तो कर नहीं रहा है, तो हाथ के बल सरकती हुई धीरे धीरे रेंगती हुई, यानी ऐसे इस तरीके से बच्चे चलते हैं हाथ से रेंग रेंग के, उस तरीके से वो रेंगते हुए कड़ा के पास, यानी जहाँ पे कड़ाही चढ़ी हुई थी, खाने बन रहे थे, वहाँ पे वह आ बैठी। रूपा उस समय कार्यभार से उद्विग्न हो रही थी, उद्विग्न यानी परेशान हो रही थी, एकदम व्याकुल हो रही थी। कभी उस कोठे में जाती, कभी उस कोठे में, कभी कड़ा के पास आती, कभी भंडार में जाती, यानी यहाँ वहाँ सब उसको, वो अपना सब कुछ देख रही है, काम कर रही है। किसी ने बाहर से आकर कहा, महाराज ठंडाई मंगा रहे हैं, महाराज ठंडाई मांग रहे हैं। ठंडाई देने लगी, यानी कि कोई बाहर आके बोला कि अरे महाराज तो ठंडाई मांग रहे हैं, तो आके ठंडाई देने लगी। आदमी ने आकर पूछा, अभी भोजन तैयार होने में कितना विलंब है, यानी कितना देर है, ज़रा ढोल मंजीरा उतार दो। बेचारी अकेली स्त्री दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी, झुंझलाती थी, कुड़ती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर न पाती थी। अब यहाँ पे समझो, झुंझलाती थी, एकदम से खींच जाती थी, कुड़ती थी, अंदर ही अंदर गुस्सा हो रही थी, लेकिन क्रोध प्रकट करने का उसे चांस ही नहीं हो रहा था। जैसा क्रोध की गुस्सा वो क्या ही प्रकट करे, दूसरा काम आ जाता था। प्यास से स्वयं कंठ सूख रहा था, यानी प्यास से गला सूख रहा था उसका भी, यानी उस खुद रूपा का स्वयं, यानी खुद उसका गला सूख रहा था। गर्मी के मारे फूंकी जाती थी, परंतु इतना अवकाश, यानी इतना भी अवसर, इतना भी उसके पास टाइम भी नहीं था कि ज़रा पानी पी ले अथवा पंखा लेकर झले। यह भी खटका था कि ज़रा आँख हटी और चीज़ों की लूट मची। वो थोड़ा सा इधर रेस्ट सोचती थी मैं कर भी लूँ, लेकिन जैसा ही वो ऐसा सोचती भी तो इधर उधर लोग लूट मचा लेते। गांव में तो ऐसा ही होता है, आँख बोलते हैं ना, नज़र हटी दुर्घटना घटी, उसी तरीके से हाल हो जाता था। इस अवस्था में, यानी इतना वो तकलीफ़ में, इतना वो चिढ़ रही है, कुड़ रही है, पानी के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, और इस अवस्था में, इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में उसने बूढ़ी काकी को कड़ा के पास बैठा देखा तो जल गई, यानी गुस्से में एकदम जल भुन गई। क्रोध न रुक सका, वह बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या भाड़,
भाड़ यानी क्या है, मतलब बोलते हैं ना कि पेट है या भाड़, तो यहाँ पे जब हम ऐसे बोलते हैं कि भाड़ यानी कि जैसे कि आग लगे ऐसे पेट में, पेट है या भाड़, यानी भाड़ यानी कि बोलते हैं ना कि बहुत बड़ा एकदम से कोई बर्तन होता है, जैसे कि कोई जैसे अब कढ़ाई ही हो गया एकदम बड़ा सा बर्तन, तो पेट है, पेट तो इतना छोटा सा होता है हमारा, और भाड़ यानी इतना बड़ा बर्तन, ठीक है। तो यानी कि पेट है या भाड़, ऐसा उसको चिल्लाई, टोंट दी। भाड़ यानी बड़ा सा जो बर्तन होता है, तो उसमें बहुत सारे खाना आ जाते हैं, तो वही वो ताना दे रही है कि तुम्हारा पेट है कि भाड़। कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था, मतलब उसको ऐसे डांटी कि कोठरी में तुम्हारे बैठते हुए क्या तुम्हारा दम घुटता था, अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य न हो सका, धैर्य यानी पेशेंस, धीरज नहीं रख सकी, आकर छाती पर सवार हो गई। यानी हम बोलते हैं ना कि मतलब कि ये उसको चिल्ला रही कि आके यहाँ पे सबके हम लोगों के छाती पे सवार हो गई, यहाँ पे आना ज़रूरी था तुम्हारा, इतना ठूंसती है न जाने कहाँ भस्म हो जाता है, भस्म यानी जल जाता है, इतना ठूंसती है न जाने कहाँ भस्म हो जाता है, भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो, जब घर के लोग खाने लगेंगे तब तुम्हें भी मिलेगा, तुम कोई देवी नहीं हो कि चाहे किसी के मुंह में पानी न जाए परंतु तुम्हारी पूजा पहले ही हो जाए। ऐसा वो चिल्लाती है कि तुम कोई देवी नहीं हो, देवी भगवान नहीं हो कि अभी किसी ने नहीं खाया और तुम्हें भोग लग जाए, सबसे पहले तुम ही आके कढ़ाई के पास बैठ गई कि तुमको ही पहले दे दे। ऐसा ये सारी चीज़ें वो चिल्ला रही थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी, पश्चाताप यानी पछतावा कर रही थी कि मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, अपनी जल्दबाजी पर दुख था कि मैं क्यों चली गई, अभी किसी मेहमान ने नहीं खाया। सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन कर न चुकेंगे घर वाले कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी देर भी न रहा गया, सबके सामने पानी उतर गया, यानी सबके सामने इज्जत उतर गया। बोलते ना इज्जत पानी बहुत किया, पानी यानी इज्जत यहाँ पे। अब जब तक कोई बुलाने ना आएगा नहीं जाऊंगी। मन ही मन इसी प्रकार का विचार कर वह बुलाने की प्रतीक्षा करने लगी। उन्हें एक एक पल एक एक युग के समान मालूम होता था, यानी खाने की अच्छी मीठी सुगंध। ऐसा ही होता है एक्चुअली, जब हम देखते हैं कि जब कोई इस तरीके से, हम भी कहीं अगर जाएं और कोई इस तरीके से अपमान करें तो हमें कितना बुरा लगेगा कि लोगों का कितना अच्छे से खातिरदारी हो रही है, तो हम ऐसे ही वेट करते हैं हमारा भी टाइम आएगा, हमारा भी टाइम, ऐसा होगा ही। और वो तो बूढ़ी थी, उनको कोई पूछता भी नहीं था, कोई जानता भी नहीं था, खूब चहल पहल मची थी उनके घर में, लेकिन वो एक अंधेरे कोठरी में पड़ी हुई थी, कोई उनको खाने तक के लिए नहीं बुला रहा था। और हम लोग क्या करते हैं, हमारे दादा दादी को भी हम सबसे पहले उनको लेके जाते हैं टेस्ट कराने के लिए कि देखो ये कैसा है, ये खा के देखो ये कैसा है, उनके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें ला के देते हैं, लेकिन इनके साथ यहाँ पे कितना बुरा हो रहा है, तो ये बहुत गलत बात है। तो यहाँ पे वो एक एक पल उन्हें एक एक युग के समान मालूम हो रहा था कि बाप रे कब ये टाइम बीतेगा, कब टाइम बीतेगा, कब कोई आएगा। धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते देर हो गई, ऐसा उन्हें गाना गाते गाते फिर उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते देर हो गई, क्या इतनी देर तक लोग भोजन ही कर ही रहे होंगे। यानी सोचने लगे अरे अभी तक कोई नहीं, मतलब काफ़ी टाइम हो गया। तब उन्हें एहसास हुआ कि अरे मैं तो कब से गा रही हूँ, तो क्या अभी तक लोग खा पी रहे होंगे, इतना लेट हो रहा है। किसी की आवाज़ नहीं सुनाई देती, यानी कि सब लोग खा पी के चले गए। अवश्य ही लोग खा पी कर चले गए, मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है, क्या जाने न बुलाए, सोचती हो कि आप ही आएंगी। मतलब अब वो क्या सोच रही हैं कि अभी मैं गई थी तो रूपा चिढ़ गई थी, अब शायद बुलाने नहीं आएगी। रूपा सोच रही होगी कि मैं खुद ही जाऊंगी, वो ऐसा सोच रही है कि शायद वो सोच रही होगी कि मैं ही जाऊंगी वापस से, कि मैं नहीं जाऊंगी, बूढ़ी काकी खुद आएंगी। तो ऐसा वो सोच रही थी, सोचती हो कि आप ही आएंगी, वह कोई मेहमान तो नहीं जो उन्हें बुलाऊं। यानी वो क्या सोच रही बूढ़ी काकी कि रूपा सोच रही होगी कि बूढ़ी काकी मेहमान थोड़ी हैं, वो खुद ही आ जाएंगी खाने के लिए। ऐसा बूढ़ी काकी सोच रही हैं कि ऐसा शायद रूपा सोच रही होगी कि मैं कोई मेहमान थोड़ी हूँ, मैं खुद ही आ जाऊँगी, इसीलिए वो मुझे बुलाने नहीं आई। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई, मतलब वो फिर से जाने के लिए रेडी हुई, यह विश्वास कि 1 मिनट में पूड़ियाँ और मसालेदार तरकारियाँ सामने आएंगी। कि मतलब वो सोच रही थी कि अब मैं जाती हूँ, फटाफट जैसे ही जाऊँगी मस्त मस्त पूड़ी और मसालेदार सब्जी सामने आएगी। उनकी स्वादेंद्रियों यानी कि स्वादेंद्रियाँ क्या होता है, हमारा मुंह, हमारे जीभ, हमारा दांत, हमारा पेट,
तो वो होती हैं स्वादेंद्रियाँ, यानी स्वाद वाली इंद्रियाँ, जिससे हमें स्वाद पता चलता है, जो हमारे जो जिससे हमें टेस्ट मिलता है। तो जब से दाँत से हम नहीं लेंगे, मुंह में नहीं जाएगा, जीभ पे नहीं जाएगा, तब तक हमें स्वाद पता चलेगा क्या? नहीं। तो ये सोच सोच के ही मस्त मस्त जाते ही 1 मिनट में पूड़ियाँ, सब मसालेदार सब्जियाँ, सब स्वादेंद्रियाँ को गुदगुदाने लगी, स्वादेंद्रियों को गुदगुदाने लगा। उन्होंने मन में तरह तरह के मंसूबे बांधे, मंसूबे यानी तरह तरह के मन में बातें सोची। पहले तरकारी से पूड़ियाँ खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से पूड़ियाँ खाऊंगी, यानी यहाँ पे बता रही पहले पूड़ियाँ खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से, यानी पहले सब्जी से पूड़ी खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से। कचौड़ियाँ रायते के साथ मज़ेदार मालूम होंगी। वो क्या सोच रही है कि जो कचौड़ी होगी ना, वो रायते के साथ मस्त लगेगा, मज़ेदार लगेगा। चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। लोग यही न कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं। कहा करे, यानी कहे, सोचे, इतने दिन के बाद पूड़ियाँ मिल रही हैं तो मुंह जूठा करके थोड़े ही उठ जाऊंगी। यानी वो सोच रही हैं कि लोग सोचेंगे कि अरे ये सोच नहीं रही है, विचार नहीं है ये कितना खा रही हैं, सोच भी नहीं रही कितना खा रही हैं, लेकिन मैं किसी की नहीं सुनूंगी। कहते हैं तो क्या है, इतने दिन के बाद पूड़ियाँ मिल रही हैं, मुंह जूठा करके थोड़ी उठ जाऊंगी, यानी थोड़ा सा खा के थोड़े ही उठ जाऊंगी, पेट भर के खाऊंगी, किसी को अच्छा लगे चाहे बुरा, भले से किसी को लगे कि ये कितना खा रही है, कितना खा रही है। देखिए पहले के टाइम में इतना पूड़ी वगैरह नहीं बनता था, तेल महंगे होते थे, ठीक है। ये सारी चीज़ें ज़्यादातर लोग जब कुछ शादी उत्सव होता था तो ही बनता था, और स्पेशली अगर हम बात करें मिडिल क्लास में, गरीबों के घर पे तो कहाँ ही बनता है। मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगलियां चाटता था, कोई तिरछे नेत्रों से देखता था कि और लोग अभी खा रहे हैं या नहीं। कोई इस चिंता में था कि पत्तल पर पूड़ियाँ छूटी जाती हैं, किसी तरह इन्हें भीतर रख लेता। देखो अभी भी ये सारी चीज़ें लोग, हम देखते हैं गांव में चीज़ें देखने को मिलती हैं, कहीं कहीं पे गरीब जो होते हैं, पुराने टाइम में ज़्यादा ही होता था ऐसा कि मेहमान मंडली ना जब वो गई बूढ़ी काकी, तो लोग अभी भी बैठे हुए थे। कोई खाकर उंगलियां चाट रहा था, तो कोई ऐसे देख रहा था तिरछे नेत्रों से कि अरे मेरे बाजू वाला खा रहे हैं कि नहीं, तो मैं और भी खा लूँ, ये लोग खा रहे हैं तो मैं भी खाता हूँ ना। ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग उठ गए, 2-4 लोग बैठे हो तो वो शर्माने लगते हैं, अरे सब खा के उठ गए, मैं ही बैठा हूँ तो लोग क्या बोलेंगे। तो ऐसे देख रहे हैं तिरछे नेत्रों से, तिरछी नज़रों से, तिरछे नेत्र तिरछी नज़रों से देख रहे हैं कि लोग, बाकी के लोग खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं। और कोई इस टेंशन में था कि अरे पत्तल पर पूड़ियाँ छूट गई हैं, मेरी खाया नहीं जा रहा है, और 2-4 पूड़ियाँ या जो भी अच्छी चीज़ें हैं छूट गई हैं, किसी तरह इन्हें भीतर रख लूँ, थैली वैली में या झोले में या कहीं पॉकेट में। कोई दही खाकर जीभ चटकारता था, परंतु दूसरा दोना मांगते संकोच करता था। यानी खा रहे हैं लेकिन दूसरा दोना मांगने में थोड़ा सा संकोच लग रहा है, थोड़ा सा बुरा लग रहा था। कि इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में जा पहुंची। ऐसे देख रही थी वो, और इतने में बूढ़ी काकी धीरे धीरे करके उनके बीच में जा पहुंची। कई आदमी चौंक कर उठ खड़े हुए, पुकारने लगे। अब स्टूडेंट्स इसके आगे से हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चैप्टर आपका लेंदी है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और ये सारे वीडियोस आपके हिंदी के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए इसके बाद का। और फिर भी कोई डाउट रहे कमेंट से पूछिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स सिर्फ और सिर्फ वीडियोस देखते हैं, कमेंट करते हैं कि ये चाहिए वो चाहिए, मिल भी जाता है, बट चैनल नहीं सब्सक्राइब करते, लाइक नहीं करते। तो ज़रूर कीजिए, जिस तरह से चैनल आपको सपोर्ट कर रहा है आप भी ज़रूर सपोर्ट कीजिए चैनल को।